हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। कल हम लोग चैप्टर सेट का एक्सरसाइज 1.1 और उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम 1.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ लें, फिर एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो 1.2 में हमें समूचे के प्रकार को जानना है, मतलब काइंड्स ऑफ सेट जानना है। ठीक है, तो समूचे का प्रकार क्या है? तो समूचे का पहला प्रकार है रिक्त समूचे। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट। रिक्त समूचे क्या होता है? ए सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट विच इज नो एलिमेंट्स। मतलब उस सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे जिसके पास एलिमेंट्स हो ही नहीं। कल मैं बताया था आप लोगों को कि अगर ए बराबर ऐसे 2 4 6 8 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मझोला कोष्ठक के अंदर संख्या लिख दे या लेटर लिख दे या डिफाइन आर्टिकल को लिख दे तो उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जिस विद्यार्थी का पहला लेक्चर छूट गया, प्लीज पहले लेक्चर को देखें, फिर दूसरे लेक्चर को देखें। ठीक है, तो सेट क्या होता है? हमेशा मझोला कोष्ठक के अंदर रहता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहता है। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी संख्या रहते हैं उसे प्रत्येक को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था, आप लोग उसको देख लेंगे। तो जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे ए बराबर केवल कर्ली ब्रैकेट दे के डैश डैश दे देंगे, इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे ए एक सेट है, लेकिन कौन सेट है? नल सेट है, क्योंकि इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है। और देखो बी एक सेट है, तो बी बराबर 5 लिख दिए। ठीक है, तो 5 नल सेट को दिखाता है। 5 का मतलब ही होता है इसके पास एक भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो 5 अगर लिख दिया जाए तो 5 हमेशा रिक्त समुच्चय होता है, क्योंकि 5 का मतलब होता है इसके पास एक भी सेट नहीं है। लेकिन एक बात को और ध्यान दें, जब बी बराबर हम 5 तो लिखे, लेकिन 5 को अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे तब यह एकल समुच्चय हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ध्यान रहे, बिना कर्ली ब्रैकेट का 5 रिक्त समुच्चय है, लेकिन अगर 5 में हम लोग कर्ली ब्रैकेट डाल दें तो हो जाएगा एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक अवयव हो जाएगा। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्लियर हो गया। अब देखें दूसरा प्रकार है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या है? सिंगल सम सेट। ए सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट्स। जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट्स हो, केवल एक ही अवयव हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे एक सेट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर संख्या लिखा गया है और केवल एक ही एलिमेंट्स, देखें केवल 2 इसमें है, तो केवल एक एलिमेंट्स है, इसलिए एक कौन समुच्चय है? एकल समुच्चय है। इसमें केवल एक ही एलिमेंट्स है 5, इसलिए बी कौन समुच्चय है? एकल समुच्चय है। इसमें केवल एक ही एलिमेंट्स है 5, इसलिए यहाँ पर 5 कौन समुच्चय है? एकल समुच्चय है। ठीक है, लेकिन 5 को बाहर कर देंगे तो कौन समुच्चय हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्लियर हो गया आप लोग का। तीसरे भेद का नाम है युग्म समुच्चय, पेयर सेट। तो पेयर सेट क्या है? तो सेट इज कॉल्ड पेयर सेट विच हैज ओनली 2 एलिमेंट्स। जिसके पास केवल 2 एलिमेंट्स हो, केवल 2 अवयव हो, उसे हम लोग पेयर सेट कहेंगे।
जैसे यहाँ पे एक सेट है, एक समुच्चय है जिसके पास 5 और 7 केवल 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए कौन सेट है? पेयर सेट है। बी भी एक सेट है और इसके अंदर ए और बी केवल 2 एलिमेंट्स है, देखे तो केवल 2 एलिमेंट्स है, इसलिए ये भी पेयर सेट है। सी एक सेट है लेकिन इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, देखें 1 2 3 एलिमेंट्स है, इसलिए पेयर सेट नहीं है। तो पेयर सेट कब कहलाएगा? जब किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हो तो पेयर सेट है, एक एलिमेंट्स हो तो एकल सेट है, एलिमेंट्स नहीं हो तो नल सेट है। चौथे भेद का नाम है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? ए सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट विच एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। किसी भी सेट को फाइनाइट सेट तब कहेंगे जब उसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकें। जैसे यहाँ पे एक सेट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, इसलिए कौन सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। अगर हमें जरूरत पड़े तो लिख देंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना है? 5 है। नंबर ऑफ ए का मतलब होता है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्सों की संख्या। नंबर ऑफ ए का मतलब हुआ एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्सों की संख्या। तो एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ए कितना है? 5 है, इसलिए कौन सेट है? फाइनाइट सेट है। इसके भी अवयव को हम लोग गिन लेंगे, देखे तो 1 2 3 4, इसमें 4 अवयव हैं, ठीक है। तो इसके अवयवों को गिन लेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे परिमित समुच्चय। तो कौन समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ बी कितना है? यहाँ पे 4 है। देखिए यहाँ पे सी भी एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके भी अवयव को हम लोग गिन सकते हैं। है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन। हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इसके भी एलिमेंट्स को हम गिन लेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सी का मान कितना होगा? 21। क्या होगा? 21। इसलिए यहाँ पे ए बी सी तीनों फाइनाइट सेट है क्योंकि इनके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं। अगला भेद का नाम है अपरिमित समुच्चय, इनफिनिट सेट। तो इनफिनिट सेट क्या है? ए सेट इज कॉल्ड इनफिनिट सेट विच एलिमेंट्स कांट बी काउंटेड, जिसके अवयवों को गिना नहीं जा सके, ठीक है। जिसमें अनंत अवयव हो, अनंत एलिमेंट्स हो, उसे हम लोग कहेंगे इनफिनिट सेट। जैसे यहाँ पे एक सेट है और देखें एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, अनंत तक बढ़ता गया है, जितना भी बढ़ेगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, मतलब इसके एलिमेंट्स को हम लोग नहीं गिन सकते, इसलिए यह कौन सेट है? यह अपरिमित समुच्चय है। बी को देखें, बी एक सेट है और इसमें एलिमेंट्स है 5 के गुणज। अब 5 के गुणज कितना लिख सकते हैं? 5 10 15 20 25 35 50 55 60 65, अनंत तक बढ़ सकता है, अनंत तक बढ़ सकता है। इसलिए यह भी बी एक सेट है, लेकिन कौन सेट है? अपरिमित समुच्चय, इन्फिनिट सेट है। कौन सेट है? इन्फिनिट सेट है। उसी तरह सी भी एक सेट है, लेकिन कौन सेट है? देखें तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है, सम संख्या बढ़ रहा है, 12 के बाद 14, ऐसा अनंत तक बढ़ता जाएगा, कहीं भी इसका अंत नहीं होगा। इसलिए सी भी कौन समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसके पास अनंत अवयव हो, अनंत एलिमेंट्स हो, जिसके एलिमेंट्स को गिनना संभव नहीं हो, ठीक है, वो कौन समुच्चय होता है? अपरिमित समुच्चय। तो अब एक्सरसाइज 1.2 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि हमें रिक्त समुच्चय की पहचान करना है कि कौन रिक्त समुच्चय है। हम जानते हैं रिक्त समुच्चय वो होता है जिसमें एक भी एलिमेंट्स न हो, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। मतलब हमें वैसे विषम संख्या लिखना है जो 2 से भाज्य हो। आप लोग विषम संख्या जानते हैं, 1 3 5 7 9 11 अनंत तक, ठीक है। तो इसमें से उस विषम संख्या को यहाँ पे आंसर में लिखना है हमें, ठीक है, जो 2 से भाज्य हो, मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए। अब बताएं आप लोग, कोई भी ऐसा विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग लगे? तो आप लोग कहेंगे नहीं। देखिए तो 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 में भी नहीं लगेगा, 5 में, मतलब किसी भी संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। विषम संख्या वही होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो इसका आंसर लाना असंभव है, ठीक है। इसका आंसर हम प्राप्त क्या करें? कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो फाइव लिख देंगे।
इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी नहीं तो फाइव लिख देंगे। तो जब फाइव आंसर आ रहा है तो कौन समुच्चय हुआ है? रिक्त समुच्चय है। कौन समुच्चय या रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं पा रहे हैं, इसलिए कौन समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। कल हमने आप लोगों को अभाज्य संख्या पढ़ाया था, ठीक है। अभाज्य संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 9 जैसे 2, 3, 5, 7, 11 पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है। तो सभी अभाज्य संख्या विषम होते हैं, लेकिन एक ऐसा अभाज्य संख्या 2 है जो क्या होता है? सम होता है। तो इसका आंसर हमें मिल सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है, तो इसका आंसर मिल गया। इसलिए रिक्त समुच्चय क्या है? नहीं है। हमें पहचान किसका करना है? रिक्त समुच्चय का। तो पहला रिक्त समुच्चय है, लेकिन यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह कौन समुच्चय है? एकल समुच्चय है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें एक ऐसी प्रकृत संख्या देखना है जो 5 से छोटी हो, x लेस देन 5 हो, साथ ही x ग्रेटर देन 7 हो। मतलब हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखना है आंसर में जो 5 से छोटा हो, साथ ही 7 से बड़ा हो। तो अब बताएं, आंसर में हमें लिखना है 5 से छोटी संख्या। तो 5 से छोटी संख्या क्या होगा? 4, 3, 2, 1, 5 से छोटी संख्या हो गया। साथ ही दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 7 से बड़ा भी होना चाहिए। वही संख्या लिखना है यहाँ पे जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो 5 से छोटा यह होता है, अब 7 से बड़ा क्या होता है? 8, 9, 10, 11 अनंत तक। अब बताएं, जब इस सवाल को बना रहे हैं यहाँ पे कह रहा है x लेस देन 5, तो 5 से छोटा लिख दिए हम। फिर कह रहा है कि x ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा लिख दिए। तो दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो इसका आंसर मिलना मुश्किल है, तो 5 हो गया। इसलिए कौन समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि दुनिया में एक भी संख्या नहीं जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि y सच y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। आप लोग मैट्रिक में उभयनिष्ठ बिंदु पढ़े होंगे, मैं भी शॉर्ट में समझा दे रहा हूं। जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो जिस बिंदु पे काटते हैं, जिस बिंदु पर, उसे हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वो होता है उभयनिष्ठ बिंदु। तो कह रहा है कि हमें दो समांतर रेखा खींचना है और उसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ है दिखाना है। तो हम परिभाषा ही जानते हैं, समांतर रेखा उसे कहते हैं जिसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो। दो रेखा समांतर रेखा तब कहलाएंगे जब उसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं, एकदम सीधा बढ़ेंगे, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तभी तो इसे समांतर कहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि हमें ऐसे समांतर रेखा ढूंढना है जिसमें उभयनिष्ठ बिंदु हो। तो उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, समांतर में संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर लाना संभव नहीं है। इसलिए अभी कौन समुच्चय है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो पहला क्वेश्चन में हमें रिक्त समुच्चय की पहचान करना था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या क्या हो गया? एक नंबर रिक्त समुच्चय है, 2 नंबर रिक्त समुच्चय नहीं है, 3 नंबर एक रिक्त समुच्चय है और 4 नंबर रिक्त समुच्चय है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, 3 और 4। एक्सरसाइज 1.2 के दूसरे क्वेश्चन में हमें परिमित और अपरिमित समुच्चय की पहचान करना है। अभी मैंने तुरंत बोला कि परिमित समुच्चय वो है जिसके एलिमेंट्स को गिना जा सके और अपरिमित समुच्चय वो है जिसके एलिमेंट्स को गिना नहीं जा सके। तो जैसे देख रहे हैं कि पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं वर्ष में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो हम वर्ष के महीनों को गिन सकते हैं, ठीक है। इसकी कितनी संख्या होती है? 12। इसलिए कौन समुच्चय हुआ? परिमित समुच्चय। तो पहला का आंसर हो गया आपका परिमित। दूसरा क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 अनंत तक बढ़ेगा, 4, 5, 6, 7 कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेगा, यह अनंत तक बढ़ेगा, इसलिए कौन समुच्चय हो गया? अपरिमित। तीसरा क्वेश्चन से 1, 2, 3 डैश डैश 99, 100 अधिक से अधिक 100 तक बढ़ा है, मतलब इसमें एलिमेंट्सों की संख्या 100 है, तो इसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए कौन समुच्चय हुआ? परिमित। यहां पे देखें 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय कह रहा है कि 100 से बड़ा धन पूर्णांक लिखना है। तो हम जानते हैं 100 से बड़ा क्या होगा? 101, 102, 103, 104, कहां तक? अनंत तक यह जा सकता है,
105, 106, 107 अनंत तक बढ़ता जाएगा, क्योंकि 100 से बड़ा धन पूर्णांक लिखना है। तो चूंकि इसके एलिमेंट्स को हम लोग गिन नहीं सकते, अनंत तक बढ़ेगा, इसलिए क्या है, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। मतलब सभी अभाज्य पूर्णांक लिखना है जो 99 से छोटे हों। तो 99 से छोटे क्या होंगे, 99 से छोटे होंगे, मान ली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, मतलब उस सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है जो 99 से छोटे हो। अधिक से अधिक हम जाएंगे तो कहाँ तक लिखेंगे, 99 के पहले ही तक लिखेंगे, मतलब इसके एलिमेंट्सों को हम लोग गिन लेंगे। अधिक से अधिक 99 के पहले तक ही लिखेंगे, उसके आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स को गिनना संभव है, इसलिए अभी कौन समुच्चय है, परिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित की जांच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कार्तीय तल बनाते हैं तो यह होता है एक्स अक्ष, यह होता है वाई अक्ष। तो आप बताएं एक्स अक्ष के समांतर कितने रेखा खींच सकते हैं, खींच के देखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो जहां अनंत रेखा खींचा जाए उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमित, इसलिए पहला जो है वो कौन समुच्चय है, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर है, ए बी सी डी 26 है, गिन सकते हैं। किनकी संख्या कितनी है, 26 है। तो चूंकि गिने जा सकते हैं इसलिए कौन समुच्चय हुए, परिमित। क्वेश्चन 3, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हो। हमने तुरंत पढ़ा है 5 के गुणज क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 अनंत तक जा सकते हैं, 50, 55, 60, 65 अनंत तक जा सकते हैं 5 के गुणज, ठीक है। तो इनके एलिमेंट्सों को हम नहीं गिन सकते, अनंत तक जा सकते हैं, इसलिए कौन समुच्चय हुआ, अपरिमित। अगला है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखें, जैसे पृथ्वी पे कितने मनुष्य रहते हैं उनको हम गिन लेते हैं, जंगल में कितने बाघ हैं उनको गिन सकते हैं, हाथी है कितने गिन सकते हैं। उसी तरह पृथ्वी पर अगर हम लोग चाहें कि कितने जानवर रहते हैं तो गिना जा सकता है, मनुष्यों को, बाघों को, ठीक है। यहाँ तक कि नदी में कितने क्रोकोडाइल है उसको भी गिन सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों को गिन सकते हैं, ठीक है। इसलिए कौन समुच्चय हुआ, परिमित हुआ। कौन समुच्चय हुआ, परिमित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, ठीक है। तो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले कितने वृत्त जाएंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं कार्तीय तल है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु 0 0, और इससे होकर कितने वृत्त जाएंगे देखो तो 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत वृत्त जा सकते हैं। मूल बिंदु से होकर हम लोग अनंत वृत्त को खींच सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे हम लोग अनंत खींच दे उससे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित, इसलिए इसका आंसर हुआ अपरिमित। तो पहला हो गया अपरिमित, दूसरा परिमित, तीसरा अपरिमित, चौथा परिमित और फिर पांचवा अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है और प्रत्येक में ए और बी 2 मान दिया है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए का मान दिया है, फिर बी का मान दिया है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ए का मान दिया है, फिर बी का मान दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए का मान दिया है और बी का मान दिया है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन में हमें बताना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो 2 सेट बराबर तब कहलाएंगे जब दोनों के एलिमेंट्स हूबहू समान हो, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हूबहू समान हो तो मिलाएं इसके एलिमेंट्स को और इसके एलिमेंट्स को, अगर दोनों के एलिमेंट्स हूबहू एक जैसे हो तो ए और बी बराबर है, नहीं हो तो ए और बी बराबर नहीं है। इनके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, ए आगे लिखा है कि डी आगे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस एलिमेंट्स समान होना चाहिए। तो देखिए इसमें ए है तो इसमें भी ए है, बी है तो इसमें भी बी है, सी है तो इसमें भी सी है, डी है तो इसमें भी डी है। मतलब ए के एलिमेंट्स
और बी के एलिमेंट्स हूबहू एक जैसे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, ए बी के क्या है, बराबर है। तो दो सेट बराबर तब कहलाएंगे जब उसके एलिमेंट्स क्या हो, हूबहू समान हो। इसमें मिला है ए में 4 है तो बी में भी है, 8 है तो इसमें भी है, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ए में 12 है लेकिन बी में नहीं है, इसलिए यहाँ पे ए बराबर नहीं है किसके, बी के। क्वेश्चन नंबर 3 में आए, यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान दिया है 2 4 6 8 10, अब बी का मान दिया है एक सम पूर्णांक, ठीक है। क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा हुआ, आप लोग क्वेश्चन बुक में देख लेंगे। और x का मान 10 से छोटा और उसके बराबर, ठीक है, सम पूर्णांक, और x का मान 10 से छोटा या उसके बराबर। तो हम जानते हैं 10 से छोटा या उसके बराबर सम पूर्णांक क्या होते हैं, 2 4 6 8 और 10। देखो तो क्या कर रहा है, x सब्जेक्ट एक सम पूर्णांक है, साथ में x का मान 10 के बराबर या छोटा, तो 10 से छोटा या 10 के बराबर सम संख्या क्या क्या होता है, 2 4 6 8 10। तो इधर भी देख रहे हैं 2 4 6 8 10, इसका भी वैल्यू हुआ 2 4 6 8 10, इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर है किसके, b के। इसमें आए आगे a का मन कर रहा है, एक सच संख्या 10 का गुणज, हम अच्छी तरह जानते हैं संख्या 10 का गुणज क्या होगा, 10 20 30 40 50 अनंत तक जा सकता है, ठीक है। और इधर देखें कह रहा है कि 10 15 20 25 30 35, कह रहा है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो मिला इधर 10 है तो इधर 10 है, इधर 20 है तो इधर 20 है, इस तरह 30 होगा तो 30 होगा, 40 होगा तो 40 होगा, लेकिन इधर 15 है लेकिन इधर 15 नहीं है। उसी तरह इधर 25 है लेकिन इधर 25 नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बराबर नहीं है किसके, बी के। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमें यह जांच करना है कि युग्म समान है कि नहीं, वही ए और बी आपस में बराबर है कि नहीं, युग्म समान कहें चाहे ए बराबर बी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा इसको हल करना है। तो ए का मान दिया 2 3, अब बी का मान दिया x एक समीकरण दिया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, करा उसका हल है। तो इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको आप लोग मैट्रिक में पढ़े, इसका शून्यक निकालना। जब आप लोग इसको शून्यक निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, -2 और -3 आएगा, निकाल के आप लोग देख लें, ठीक है। इसका शून्य क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, -2 -3, तो इधर है 2 3, इधर इसका आंसर आएगा -2 -3, तो दोनों आपस में बराबर है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर नहीं है किसके, बी के। इसको देखें, कल हमने बताया था कि अगर कोई वर्ड हो, शब्द हो, तो हमेशा रहता है सेल्फ बिल्डर फॉर्म में। उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इनके लेटर को हम लोग अलग अलग लिखते हैं। साथ में इस बात का ध्यान रखते हैं जो लेटर एक बार लिखा जा चुका है उसे दोबारा नहीं लिखाएगा। तो इसके लेटर को हम लोग अलग अलग करें, तो पहले क्या करेंगे, एफ, फिर करेंगे ओ, फिर करेंगे एल एक बार लिखा गया तो दोबारा नहीं लिखाएगा, ओ भी लिखा गया तो दोबारा नहीं लिखाएगा, फिर क्या हो गया, डब्ल्यू, ठीक है। तो ए का वैल्यू इतना हुआ। वी का वैल्यू देखे क्या है, उल्फ भी वही है, एक बार लिखा जाएगा तो दोबारा नहीं लिखाएगा, तो WOLF सब एक बार ही है। अब दोनों मिला है, अगर दोनों में समान लेटर है तो दोनों सेट क्या है, समान है, नहीं तो दोनों सेट समान नहीं है। तो इसमें F है, इसमें F है, O है, L है, W है। इसका मतलब क्या हुआ, A बराबर है किसके, B के। इसका आंसर हुआ A बराबर B। इसका आंसर हुआ A बराबर नहीं B, लेकिन इसका आंसर क्या हुआ, A बराबर B। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ सेट दिया है, जैसे सेट A दिया है, सेट B दिया है, C D, इस तरह सेट H दिया है, ठीक है। तो कितना सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट दिया है। हमें देख कर यह बताना है कि कौन किसके बराबर है। हम जानते हैं एक सेट दूसरे सेट के बराबर तभी कहलाएगा जब उसके एलिमेंट्स हूबहू समान हो। तो पहले देखे तो ए के बराबर कौन है, तो ये में 2 4 8 12, और किसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं, इसके पास नहीं, किसी के पास नहीं है, तो ये किसी के बराबर नहीं है। बी को देखा किसके बराबर है, तो बी में 1 2 3 4 देखे तो, और किसके पास 1 2 3 4 है, इसके पास 1 2 3 4 नहीं है, देखे इसके पास 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इसका मतलब बी डी के क्या है, बराबर है। तो बी बराबर है किसके, डी के, और कहीं है नहीं है। सी किसके बराबर है, देखे तो 4 8, किसी के पास भी 4 8 12 भी है, 14 इसमें नहीं है, सी भी किसी के बराबर नहीं है। डी तो बी के बराबर हो ही गया। ई किसी के बराबर है, देखे तो
-1 और 1 है। देखें यहाँ पे जी है, क्या है जी, यहाँ भी वो 1 और -1 है, मतलब ई बराबर किसके है जी के, और 0 ए कहीं है, 0 1 कहीं नहीं, और किसी के बराबर कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ बी बराबर है डी के और ई बराबर है जी के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके।